नाज़रीन आदाब, मैं रिदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबार की हम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी भी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ अखबार की सिर्फ सुर्खियां बनकर रह जाती हैं या टीवी पर 2 मिनट की न्यूज़ ही हो पाती है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। इसी के साथ हमारे साथी मौजूद हैं अशर यासिर। अशर यासिर, आपका खैर मकदम है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नेशनल न्यूज़ से, क्योंकि इस वक्त जो एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है और उन्होंने कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को संविधान के आर्टिकल 30 के तहत एक अल्पसंख्यक संस्थान माना जाएगा और ये फैसला उन्होंने सुरक्षित रखा है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से लास्ट टाइम जो फैसला आया था, उन्होंने जिस तरह से बताया था कि इस मामले में जो सुनवाई हुई थी और दौरान दलील दी गई थी कि एएमयू को अल्पसंख्यक खांचे में रखना सही नहीं है, लेकिन इसी को काट करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। हालांकि सीजेआई की चंचूड़ की बात करें, उनका आज लास्ट वर्किंग डे है और उन्होंने एक फैसला, अहम फैसला देते हुए जो अल्पसंख्यक समाज है उनको खुश कर दिया है। एएमयू के जो बहुत सारे स्टूडेंट थे, इस बात को लेकर कई टाइम से वो वेट कर रहे थे कि इस पर कब फैसला आएगा, लेकिन आज आखिर वो फैसला आ ही गया है। उन्होंने इसको एक अहम फैसला बताते हुए अल्पसंख्यक दर्जे को वहाँ पर एक सुरक्षित रखा है और उन्होंने कहा है कि इसमें किसी भी तरह का कोई प्रावधान नहीं किया जाएगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, जिस तरह से जब उन्होंने फैसला सुनाया तो कहा है कि 4 जजों की नई एक मतलब वो जो राय है वो अलग है और जबकि 3 जजों की राय अलग है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अल्पसंख्यक दर्जे की स्थिति का फैसला 3 जजों की नई बेंच करेगी और इसमें यह मामला शुरू हुआ था 2006 से। 2006 में यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज ने कहा था कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये कहीं ना कहीं मतलब जिस तरह से ये आगे बढ़ रही है, इसको चलाने में सरकार का हाथ है, तो इसको फिर एक मतलब वैसी यूनिवर्सिटी क्यों कहा जाएगा, जिसकी वजह से आप वहाँ पे अगर देखिए ये जो इन्होंने किया अभी फैसला सुनाया है इससे तो बहुत ठीक है, लेकिन अगर ये फैसला अगेंस्ट में जाता तो वहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ और चल रही हिंदुस्तान में जिसमें अल्पसंख्यक को लेकर के कोई ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता है, इसमें अगर अभी जो फैसला सुनाया गया है इसमें ये होगा कि मुस्लिम स्टूडेंट्स जो हैं उनको 50% का आरक्षण मिलता है। लेकिन अगर और मतलब जो फैसला आया वो अगर इसके अगेंस्ट में आता तो कहीं ना कहीं इसमें फिर जो और मतलब जो चीज़ें चल रही हैं और यूनिवर्सिटीज़ में वही चलती, टीचर्स का, स्टूडेंट्स का जो वो होता रिजर्वेशन वो भी नहीं मिलता। तो ये कहीं ना कहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि उनके हक में फैसला आया। लेकिन अभी इसमें जो मतलब क्या बोलता जो वो है दर्जा है उस पे जो है 3 जजों की बेंच फैसला करेगी, क्योंकि 3 की राय अलग थी, 4 की राय अलग थी, 3 से ये फैसला आया है। इसमें जो है वहीं अगर देखा जाए तो इस वक्त जितनी भी खबरें आ रही हैं अलीगढ़ से वो कहीं ना कहीं मतलब हर एक इंसान खुश है वहाँ पे, क्योंकि एक ये अटका हुआ था काफ़ी दिन से और जिस तरह से आज उनका लास्ट वर्किंग डे सीजेआई का, तो ये भी कई लोग अनुमान लगा रहे थे कि फैसला हो सकता है पक्ष में ना आए, लेकिन वो फैसला पक्ष में आया है और आज उनका मतलब लास्ट वर्किंग डे वो जा रहे हैं, तो शायद उनका भी नाम हिस्ट्री में मतलब वहाँ की जो हिस्ट्री अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के उसमें भी कहीं ना कहीं दर्ज हो जाएगा, क्योंकि ये फैसला काफ़ी मतलब इससे वक्त हो गया, 2006 से ये चीज़ें शुरू हुई थी और कहीं ना कहीं अब ख़त्म हुई। लेकिन फिर भी उन्होंने एक वर्ड और कहा है कि अल्पसंख्यक दर्जे की स्थिति का फैसला अब 3 जजों की नई बेंच करेगी। वो अब चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन एक जो बड़ा फैसला आना था वो आ गया है और इसमें फैसले को लेकर जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस शर्मा ने अपनी मतलब क्या बोलते हैं इसके अगेंस्ट में थे वो लोग, और जबकि सीजेआई डीवाई चंचूर ने अपने और जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा के लिए बहुमत का फैसला लिखा था। अब इसमें आगे क्या कार्रवाई होनी है वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल आज उनका लास्ट वर्किंग डे है, उनको एक अच्छा फेयरवेल मिलेगा और इसी के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उन सब में खुशी की लहर है, क्योंकि अगर ये चीज़ उनके अगेंस्ट में आती है एमयू के तो कहीं ना कहीं कोई परेशानी भी खड़ी हो सकती थी वहाँ पे। और फिर मतलब वहाँ पे जो है मतलब जिस तरह से यूनिवर्सिटी बनाई गई थी उसमें ये कहा गया था कि जो भी समाज पिछड़ा वर्ग जो है उसके बच्चे उस वक्त जो है तालीम हासिल नहीं कर पा रहे थे,
मतलब उसको लेकर के ये बनाया गया था। और उसके बाद फिर देखा जा रहा है कि देश के बहुत सारे ऐसे वो बनाए गए इदारे, चाहे वो मतलब दिल्ली का हो, जामिया हो, या और भी कई इदारे हैं, उनमें जो है मुस्लिम बच्चे आके पढ़ लें। तो इस देश में एक वक्त ये कहा जाता था कि मुसलमानों के जो बच्चे हैं वो तालीम से दूर हैं, लेकिन इस वक्त कहीं ना कहीं मुसलमानों के बच्चे तालीम हासिल करने के लिए अपने घर से बाहर निकलने और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया, मानू जैसी ऐसी संस्थान हैं जहाँ पे वो जा करके अपनी क्या बोलते हैं, अपना एक वो जो होता है फ्यूचर वो ब्राइट करने के लिए लगे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और इससे कहीं ना कहीं समाज में बदलाव आ रहा है। समाज में बदलाव आने के बाद फिर इंसान जो है बहुत आगे की सोचता है कि भाई जो चीज़ें पहले हुई उनको ख़त्म करके अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम एक क्या बोलते हैं जो वो कंट्री होती है डेवलप कंट्री, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस वक्त जो है बिल्कुल बहुत ही अच्छा फ़ैसला आया है और इससे ले करके काफ़ी सारी क्या बोलते हैं प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को वैध करार देने के लिए 3 जजों की नई बेंच गठित करने के लिए मामले के जो कागजात CGI के समक्ष रखे गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के अपने उस फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि चूंकि AMU केंद्रीय विश्वविद्यालय है इसलिए उसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। लेकिन फिर CGI ने कहा है कि 30 द्वारा जो प्रदान पूर्ण नहीं है, इस प्रकार अल्पसंख्यक संस्थान का विनियमन जो वो है क्या बोलते हैं आर्टिकल 19 का 6 है उसके तहत सदस्य थे। उन्होंने कहा है कि SD ने एक केंद्रीय प्रभावित आपत्ति पर जोर नहीं दिया, बल्कि 7 जजों के संदर्भ में ये फैसला जो आना था 7 जजों की टीम के हिसाब से आना था, लेकिन वो 4-3 से आया है जी। तो अब इसमें देखते हैं आगे क्या होता है, क्या प्रतिक्रियाएं आती वहाँ के लोगों की। और वहाँ पे जो अभी जिस तरह से वहाँ तालीम दी जाती है, और वहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान ही पढ़ते हैं, अल्पसंख्यक में और भी कई आते हैं वो भी पढ़ते हैं वहाँ पे, और काफ़ी एक अच्छी तादाद में स्टूडेंट हैं वहाँ पे। तो अब देखना ये कि वहाँ की अब क्या प्रतिक्रियाएं और सामने आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा फैसला है उनके लिए। जी। तो आज जो CGI ने जो AMU को लेकर जो फैसला सुनाया है वो बहुत ही खुशी वाला फैसला है एक समुदाय के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए। हालांकि CGI की बात करें तो उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत बड़े बड़े अहम फैसले लिए हैं। हालांकि कई बार उनकी आलोचना भी की गई है। जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी तब कई राजनीतिक पार्टियों ने उन पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि इनका कुछ अपना निजी फायदा होगा, इसके लिए मिलने जा रहे हैं, उनको आने वाले वक्त में राजनीति में आना होगा, उतरना होगा। लेकिन उन्होंने साफ कर दिया था कि हमें जो राज्य सरकारें हैं उनकी तरफ से बजट मिलता है, इसीलिए हमें मुलाकातें करनी पड़ती हैं, इसीलिए आप किसी भी तरह का हम पर सवाल ना उठाएं। लेकिन अगर बात करें कुछ दिन पहले जो मदरसा को लेकर या से जो फैसला आया था, उसमें भी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए ही वो फैसला था, उनके हित में था। और इससे कई सारे जो अल्पसंख्यक समुदाय थे, जो मुस्लिम समुदाय था, वो खुश हुआ था कि चलो लास्ट में हमारे लिए जो फैसला आया वो बहुत ही अच्छा था, हमारे पक्ष में था। इसको लेकर मुस्लिम समुदाय में काफ़ी खुशी की लहर थी। लेकिन अगर CGI को याद किया जाए, CGI ने कुछ दिन पहले बोला था कि उन्होंने A से लेके Z तक लोगों को जमानत दी है, जुबैर को भी जमानत दी, अर्नब गोस्वामी को भी जमानत दी। लेकिन कहीं वहीं पर उन्हें जो विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने उमर खालिद को लेकर, शजील इमाम को लेकर, गुलफिशा को लेकर उन्होंने कहा था कि इनके जो फैसले पड़े हुए हैं अदालतों में वो कई बार ऐसे रिजेक्ट किए जा चुके हैं, उनको जमानत नहीं मिल पा रही है। उसमें उन्होंने बोला था कटाक्ष करते हुए कि उन्होंने A से लेकर Z तक लोगों को जमानत दी है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हमारे CGI का लास्ट डे है और जिस तरह आपने बोला कि उनको कई फैसलों की वजह से याद किया जाएगा, इसी में फैसला चाहे वो बुलडोज़र कार्रवाई हो या फिर कावड़ के टाइम पे जो UP सरकार ने वो लगाया था कि आप नेम प्लेट लगा के घूमें, और फिर अभी जो एक बुलडोज़र कार्रवाई पे जो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला आया है कि सबको 25-25 लाख रुपए देने होंगे। तो ये काफ़ी फैसले ऐसे आए हैं जो कि सरकार के अगेंस्ट में माने जा रहे हैं। और ये जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फैसला है माइनॉरिटी वाला, ये भी सरकार के अगेंस्ट में माना जा रहा है, क्योंकि सरकार के जो वो हैं जो वकील हैं वो जा कर के वहाँ पे अपनी बात रख रहे थे, और ये फैसला काफ़ी दिन से चल रहा था। और रही बात CGI की, तो CGI साहब का आज लास्ट डे है, और वो कहीं ना कहीं लोगों को अपना एक वो लेकर के जाना चाहते हैं कि भाई हमने जो फैसले दिए हैं
वो कहीं ना कहीं सारे फैसले एक तरफ ही नहीं जा रहे हैं। उनके फैसले आप देखिए शुरू से ही अभी तक मतलब जो फैसले आ रहे हैं वो जो है एक कहीं ना कहीं वो चीज़ों को बैलेंस करके चलने वाले हैं, वो चीज़ों को बैलेंस करके चल रहे हैं। और इसके लिए जो यहाँ के अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने भी उनका स्वागत किया है। मतलब यहाँ पे जितनी भी वो हैं पार्टीज इंडिया गठबंधन में हो या उससे बाहर हो, कुछ पार्टियां बाहर भी इंडिया गठबंधन के, तो उन सब ने उनका शुक्रिया अदा किया है कि एक ऐसा जज आया है जिसने 20,000 से ज़्यादा जो है बेल दी हैं जी। ठीक है, और कुछ फैसले भी ऐसे दिए हैं जो ये कहा जाता है कि अदलिया हमारी जो है वो सर्वोपरि है, हर चीज़ से ऊपर है। तो वो कहीं ना कहीं इन्होंने वो साबित किया है। और अब जो नए सीजीआई बनेंगे उन पे काफ़ी प्रेशर होगा, क्योंकि जब एक चीज़ होती कि एक अगर हम क्रिकेट की बात करें, कोई आता है अच्छी बैटिंग करके जाता है तो नेक्स्ट मैच में उसके लिए जो है लोगों के एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं कि भाई अच्छा खेलेगा। तो इसी तरह जो नए सीजीआई आ रहे हैं उनके ऊपर भी एक कहीं ना कहीं एक ऐसा होगा कि वो भी इसी तरह के फैसले दें। अब वो मतलब वो किस तरह के फैसले देंगे इस पे तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल अभी के जो सीजीआई उनका लास्ट डे है और उनको एक अच्छी फेयरवेल मिली और उन्हें जाते जाते कई लोगों को खुश किया है। जैसे आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं या वहाँ के टीचर्स या वहाँ का स्टाफ है या वहाँ के पास आउट स्टूडेंट्स हैं या वहाँ के रिटायर्ड टीचर्स हैं, सबको उन्होंने खुश किया। उसी तरह से उन्होंने जो है बुलडोज़र कार्रवाई पर रोक लगाई, उन्होंने बुलडोज़र एक्शन पे जो है यूपी गवर्नमेंट को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि अब 25-25 लाख रुपए दें। उन्होंने जो नेम प्लेट वाला केस चला मतलब एक वो हुआ था उस पर उन्होंने सख्त एक्शन लिया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसकी वजह से सीजीआई हमेशा याद किए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने हाँ कुछ फैसले ऐसे भी दिए हैं जो आवाम के पक्ष में नहीं हैं, वो सरकार के पक्ष में हैं। लेकिन जब आप एक ऐसे पद पे होते हैं तो आपको हर चीज़ को सोचना होता है, और मुझे लगता है कि उन्होंने जो फैसले दिए हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही सोच समझ के दिए होंगे। जिस तरह से अभी अलीगढ़ के पक्ष में फैसला आया है तो लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि ये अगर अलीगढ़ के अगेंस्ट में आता तो फिर ये होता कि वो सरकार के पक्ष में फैसला दे रहे हैं। तो जो भी चीज़ें चलती हैं वो कहीं ना कहीं बैलेंस होकर चलती हैं। और वो जब एक देश के सीजीआई हैं और 140 से ज़्यादा करोड़ यहाँ की आबादी है, तो उस हिसाब से वो फैसला देंगे। एक एक इंसान के सोच के हिसाब से फैसला नहीं दे पाएंगे ना वो। जी, आपने सीजीआई की बात करी, लेकिन वो हमारे देश के चीफ जस्टिस हैं और उन्होंने आपने जैसा कहा कि 20,000 जो केस लंबित थे उन पर उन्होंने सुनवाई की है, और कुछ सरकार के पक्ष में भी फैसले थे, कुछ जनता के पक्ष में भी फैसले थे। हालांकि उन्होंने जो भी आपने जो बैलेंस करने की बात कही थी, हालांकि उन्होंने बैलेंस किया है क्योंकि वो एक सीजीआई है इस देश के, और उनको इस तरीके से काम करना पड़ेगा ताकि लोग उन पर उंगली ना उठा सके, सरकार भी उंगली उन पर ना उठा सके। हालांकि उनको दोनों तरफ से बैलेंस करके चलना पड़ता है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से जो कार्रवाई की है, जिस तरह से फैसले सुनाए हैं, वो बहुत ही प्रभावशाली हैं और लोगों को प्रसन्न करने वाले हैं। लोग उनसे खुश हैं क्योंकि उन्होंने जाते जाते जो फैसले दिए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ बात करें जो जम्मू कश्मीर है, इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो हालात देखने को मिल रहे हैं, जबकि बात करें जब से एनसी की सरकार आई है, जब से उमर अब्दुल्ला जो है सीएम बने हैं, तब से कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर में ऐसा देखने को मिल रहा है जिससे वहाँ की जनता कहीं ना कहीं निराश नज़र आ रही है। अगर देखा जाए कुछ जो राज्यों के लोग वहाँ पर जाते हैं नौकरी करने के लिए, वहाँ पर कुछ दिन पहले उन पर हमले भी हुए थे, वहाँ पर कुछ लोगों की जानें भी गई थी। जैसा कि यूपी में कुछ लोग थे वहाँ पर गए थे, या बिहार के कुछ लोग थे वहाँ पर नौकरी करने के लिए गए थे या कुछ काम करने के लिए गए थे, वहाँ पर उन पर हमले हुए, कुछ लोगों की वहाँ पर जान भी गई थी। जी बिल्कुल। लेकिन वहीं पर बात करें जम्मू कश्मीर, इस वक्त जम्मू कश्मीर का विधानसभा सत्र चल रहा है और आए दिन उसमें हंगामा देखने को मिल रहा है। जैसा कि 370 की बहाली को लेकर लोग प्रस्ताव रख रहे हैं, जैसा कि पीडीपी के एक नेता थे, उन्होंने 4 तारीख को एक प्रस्ताव रखा था 370 की बहाली को लेकर। तब से ये मामला शुरू हो चुका है और तब से लगातार विधानसभा में सत्र में हंगामा देखने को मिल रहा है। कल की बात करें, कल भी इसी तरह का माहौल वहाँ पर बना था। भाजपा और पीडीपी और एनसी के लोगों के बीच में इस तरह का माहौल देखने को मिला, गर्मा गर्मी देखने को मिली, दोनों गुटों में हाथापाई भी देखने को मिली। लेकिन आखिर इस पर क्या फैसला होता है वो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल, जिस तरह से आज जो है 5वां दिन है और 5 दिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें चलती रही हैं, और जिस तरह से आज जब कार्रवाई शुरू हुई थी उसके फ़ौरन बाद ही वहाँ पे जो है जो ये है वहाँ का आर्टिकल 370 है उसकी बहाली प्रस्ताव पर फिर एक बार हंगामा शुरू हुआ।
और जो वहाँ के जो एक एमपी हैं, जो वहाँ की पार्टी है उसके एमपी हैं इंजीनियर रशीद, उनके भाई खुर्शीद शेख को सदन से जो मार्शल्स थे उन्होंने खींच करके बाहर निकाला, क्योंकि जैसे ही ये कार्रवाई शुरू हुई तो उन्होंने इसकी बहाली के लिए अपना एक वो बात की। उसके बाद फिर वहाँ पे जो उसके एमएलए हैं, बीजेपी के एमएलएज हैं, वो कहीं ना कहीं आगे आए और वो हंगामा करने लगे जी। उसको लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें हुई। उन्होंने पीडीपी के जो एमएलए थे उन पे काफ़ी ज़्यादा चीख पुकार की थी, काफ़ी हंगामा किया था और उसके बाद फिर इनको बाहर कर दिया गया। और इस मतलब जब से ये सेशन चलना शुरू हुआ है वहाँ पे, तब से इस तरह की चीज़ें जो हैं शुरू हो गई हैं। इस तरह की चीज़ें काफ़ी चल रही हैं। उस पर वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो पार्टी है, उसका कहना है कि हम मतलब क्योंकि आप जो हैं वो जब इस तरह से चीज़ें साथ चल रही होती हैं, आप कोई काम नहीं कर पाते हैं। आप अगर बात करने के लिए खड़े होंगे तो वो 4 लोग खड़े हुए हैं आपको चुप कराने के लिए, उसके बाद हंगामा होगा। और वहाँ पे तो लोग सीटों पे चढ़ करके कहीं ना कहीं नारे लगा रहे हैं जी। वहाँ पे एक इंसान अगर बैनर लेके खड़ा हुआ तो उसके बैनर को फाड़ दिया जा रहा है। अगर यही आज़ादी है तो फिर अगर कोई ऐसा करे, अगर कोई वहाँ पे बीजेपी का कोई प्रोटेस्ट कर रहा हो और उसका जा करके कोई अगर बैनर फाड़ दे तो फिर ये कहा जाएगा कि देखिए बोलने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे बीजेपी के जो एमएलएज हैं वो इस तरह का हंगामा कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जो क्या बोलते हैं असेंबली है वो नहीं चल पा रही है। इसके लिए मतलब उनको उमर अब्दुल्ला को सोचना चाहिए कि एक मीटिंग बुला करके इन चीज़ों पे क्लियर करें, ताकि वहाँ की जो आवाम है उसके और भी कई सारे मुद्दे हैं जिन पे बात होगी। 370 35A है एक मुद्दा, लेकिन उसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं। क्योंकि वहाँ पे जैसा आपने बोला कि बिहार और यूपी के लोग गए थे, बिहार और यूपी के लोगों पे वहाँ गोली चली, वो मर गए, इन चीज़ों पे भी बात हो वहाँ पे। अब जब से ये बने मुख्यमंत्री तो उसके बाद अब ये शुरू हुई थी तो 5 दिन लगातार हो गए हैं और 5 दिनों में लगातार यहाँ पे सिर्फ चिल्पुकार ही देखने को मिली है। 370 35A, 370 35A, 370 35A। इसके अलावा और कुछ मुझे नहीं लगता कि काम की बात हुई यहाँ पे, क्योंकि कोई भी मतलब रोज़ ये कार्रवाई पूरी चल ही नहीं पा रही है। हंगामे की वजह से वो कार्रवाई वहीं ठप हो जा रही है, वहीं रुक जा रही है। अब जिस तरह से आज क्योंकि वो है क्या बोलते हैं फ्राइडे, कल और परसों तो छुट्टी होती है। अब मंडे को ये किस तरह से पेश आएंगे सुबह में ये कार्रवाई, क्योंकि अगर चलेगी तो वहाँ पे और मुद्दों की बात होंगी और जो वहाँ के लोगों की ज़रूरियात हैं उन पे बात होंगी, और जो वहाँ की क्या बोलते हैं रोज़गार है, खाना पीना है, हेल्थ है, इन सब चीज़ों पे बात होगी। लेकिन फ़िलहाल अभी सिर्फ 370 और 35A को लेकर के बीजेपी की तरफ से ज़्यादा हंगामे किए जा रहे हैं। बीजेपी के जो एमएलएज हैं वो चेयर्स पे चढ़ करके, उन्होंने तो स्पीकर के ख़िलाफ़ भी आज बहुत ज़्यादा हंगामा किया है। स्पीकर की चेयर तक पहुँचने की कोशिश की गई, मार्शल ने उन्हें हटाया। तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। इससे ये नज़र आ रहा है कि बीजेपी वहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी हार का जो है अब गुस्सा बीजेपी के जो एमएलएज हैं वो दिखा रहे हैं, क्योंकि हम हार गए, अब हम कुछ होने ही नहीं देंगे तुम्हें, जिस तरह पहले रहते थे उसी तरह रहो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सब अभी चल रही हैं फ़िलहाल में। लेकिन अब ये देखना है कि इस पर उमर अब्दुल्ला क्या फ़ैसला लेते हैं। इस पर जो हैं वो लीडर्स की मीटिंग बुलाएंगे। उनको हालांकि बुलानी चाहिए लीडर्स की मीटिंग, ऑल पार्टीज़ की मीटिंग बुलानी चाहिए और इस पर एक डिस्कशन करना चाहिए कि भाई और जो मुद्दे हैं उन पे भी काम होना चाहिए। क्योंकि होता ये है कि अगर आप देखिए कभी संसद जब चलती है, संसद में अगर किसी एक चीज़ पे हंगामा हो रहा था तो उसके वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं छूट जाती हैं। तो इन सब चीज़ों से हट करके आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं, उसमें बात करें कि भाई किन किन मुद्दों पे बात होती है। और ये होता है जब सेशन शुरू होता है उससे पहले ऑल पार्टी मीटिंग होती है। ऑल पार्टी मीटिंग में ये चीज़ें सामने, मुद्दे सामने रखे जाते हैं। उसके बाद वहाँ जा करके भी क्या वो मुद्दे चेंज हो जाते हैं, क्या होता है इसका अभी पूरी तरह से पता नहीं है। लेकिन फिर भी अब इनको बुलानी चाहिए और वहाँ पे चीज़ें शांत कराएं, क्योंकि वहाँ पे अभी इस दौरान आतंकी हमले भी बहुत हो रहे हैं। जब से सरकार बनी उस दौरान आतंकी हमले अभी तक कई हो चुके हैं। और इस पे जो है उनके वालिद जो हैं फारूक अब्दुल्ला, उनका कहना था कि ये
कहीं ना कहीं साजिश है जी, सरकार को क्या बोलते हैं, अस्थिर हटाने करने के लिए, अस्थिर करने के लिए। जी। तो ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों पे भी बात होनी चाहिए। जी। जैसा कि विधानसभा में हर दिन हंगामा देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि सरकार जो अपने फैसले पर नहीं पहुंच पा रही है। और आपने एक बात कही है कि ज़्यादातर जो है भाजपा के लोग हंगामा कर रहे हैं। हालांकि कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए जो यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी 370 और 35A की बहाली को लेकर कहा कि कांग्रेस का इसमें ज़्यादातर हाथ है, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं आतंकवाद को ख़त्म नहीं होने देना चाहती है घाटी से। और उन्होंने इसको लेकर काफ़ी तंज भी किया और अपना गुस्सा भी जाहिर किया। बिल्कुल, जिस तरफ से ये किया गया है उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने आ रही हैं। और ये चीज़ें जब होंगी तो मतलब आप और चीज़ों पे डिस्कशन नहीं कर पा रहे हैं ना। और चीज़ों पे अगर नहीं करेंगे डिस्कशन तो आप क्या कर पाएंगे फिर। इनमें और काफ़ी चीज़ों पे वो होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। और ये जो चीज़ें अभी बोली जा रही हैं एक दूसरे की तरफ, कहीं ना कहीं ये उछाला जा रहा है कि आप ये क्यों कर रहे हैं, आप ये क्यों कह रहे हैं, आप वो क्यों कह रहे हैं। तो इन पे भी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं या फिर और जो लीडर्स हैं उनको बात करनी चाहिए, उनको सामने आना चाहिए, उन चीज़ों पे जनता को खुल के बताना चाहिए। जी। तो बात करें विधानसभा चुनाव के आने वाले वक्त में, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं वो एक ही चरण में होंगे 288 सीटों पर। वहीं पर बात करें झारखंड की तो वहां पर 81 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होंगे, 13 और 20 तारीख को। लेकिन वहां पर जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वहां पर जाकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। हालांकि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके जो नेता हैं वहां पर कुछ कुछ अनर्गल बयान भी दे रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले दिनों देखा था कि योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम हैं उन्होंने झारखंड में जाकर कुछ ऐसे ऐसे नारे दिए जिससे कहीं ना कहीं नफरत का माहौल पैदा हुआ है और सांप्रदायिक दंगे भी भड़कने की आशंका जताई जा रही थी। उस टाइम पर उन्होंने जिस तरह से बयान दिए थे कि कटेंगे, उनका ये नारा बहुत पुराना हो चुका है कि कटेंगे तो बटेंगे। उसी की तर्ज पर यूपी जो उपचुनाव है उसमें भी नारे दिए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से कि जब हम एक होंगे तभी नेक होंगे, इस तरह से उन्होंने नारे दिए थे। और कई सारे नारे हर दिन बनाए जा रहे हैं। वहीं पर बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में जैसा कि अभी जो स्थिति चल रही है, गहमा गहमी चल रही है, वहीं पर एमएनएस जो है अब काफ़ी एक्टिव मोड में नज़र आ रही है। क्योंकि पिछले दिनों देखा गया था जिस तरह से जो राज ठाकरे के जो बेटे हैं उनको समर्थन देने की बात कही थी भाजपा की तरफ से कि उनके बेटे जो माहिम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा वहां पर अपना समर्थन देगी। लेकिन कल ही जो भाजपा के नेता हैं आशीष शेलार, उन्होंने कहा कि हमने ऐसी कोई बात नहीं कही है कि लेकिन हमने एक सीट पर समर्थन देने की बात कही है और वहां पर सिर्फ एक ही सीट पर समर्थन देने की बात कही है। लेकिन जो राज ठाकरे हैं वो ये ना समझे कि हम पूरे महाराष्ट्र में उनको समर्थन दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बातों को इधर उधर करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने इस तरीके से बयान दिया। और लेकिन वहीं पर राज ठाकरे की बात करें, राज ठाकरे ने जिस तरह से आजकल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, उन्होंने मस्जिदों को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मस्जिद में जो लाउड स्पीकर बजते हैं वो सही नहीं है। और उन्होंने कहा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो जो मस्जिद में लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उनको उखाड़ के फेंक देंगे। और उन्होंने जिस वक्त उद्धव ठाकरे की सरकार थी यासिर, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि जब उद्धव ठाकरे जो है सीएम बने थे तब हमने कई सारे मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए थे। हम पर 17 एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। 17,000 एफआईआर दर्ज कराई गई थी। लेकिन हम उन सारी चीज़ों से डरे नहीं। लेकिन हम आने वाले वक्त में अगर ऐसा होता है, हम सत्ता में आते हैं तो हम लाउड स्पीकर को उखाड़ कर फेंक देंगे। और वहीं पर बात करें रामदास अठावले की, जो भाजपा के समर्थन में जाने जाते हैं, तो उन्होंने कहा था राज ठाकरे पर तंज करते हुए कि राज ठाकरे ऐसा नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो अभी सत्ता में नहीं आए हैं और ना ही कभी आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से वो बयान देते हैं तो जिस तरह से उनका बयान सामने आता है, हम ऐसे लोगों को उखाड़ कर फेंक देंगे। तो कहीं ना कहीं यासिर ऐसा लगता है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं कहती हैं कि हम गठबंधन में हैं, हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं आपसी मतभेद नजर आते हैं। देखिए, बीजेपी के जो अलायंस में, मैंने उस दिन भी बोला था कि बीजेपी के अलायंस में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सेकुलर हैं जी। वहीं अगर हम राज ठाकरे की बात करते हैं तो राज ठाकरे शुरू से ही कहीं ना कहीं मुसलमानों के खिलाफ थे। अब राज ठाकरे ये कह करके लोगों से वोट लेना चाह रहे हैं
कि हम मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा देंगे, हमें सत्ता दे दी जाए तो हम मतलब इन लोगों को सबक सिखा देंगे। और जिस तरह से कल उन्होंने अपना बयान दिया है कि इम्तियाज़ जलील ने वहाँ से मुंबई तक एक क्या बोलते हैं रैली निकाली, हज़ारों लोग उसमें आए थे, तो उनको मतलब उनको इजाज़त कैसे मिल गई। उन्होंने ये कहा, उसके बाद ये बोला है कि हम जब सत्ता में आएंगे तो सबको ठीक कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो है धमकाने वाली बात हो रही है। ये आप धमकी दे रहे हैं कि हम सत्ता में आए तो ये कर लेंगे। यही राज ठाकरे हैं जो है अभी कुछ टाइम पहले तक बीजेपी का वो करते थे कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी कोई अच्छी पार्टी नहीं है। जब से नरेंद्र मोदी के हाथ में सत्ता गई है तब से ये जो है अपनी उससे भटक गए सिद्धांतों से। लेकिन अब वही राज ठाकरे हैं जो बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं कि भाई हमें अपनी सीट के लिए समर्थन दे दीजिए। और राज ठाकरे की रणनीति यही रही है कि बस जिस तरह से आप बोल रही थी अभी कि तोड़ो फोड़ो वाली रणनीति जो रही है वही रही है। क्योंकि माइक हटाने वाला सीन जो है ये उन्होंने ही शुरू किया था और उसके बाद फिर ये माइक जो हटाने वाली चीज़ें और भी स्टेट्स में फैली हैं और मुसलमानों को लेकर के, और ख़ासकर महाराष्ट्र में जो एक बार हुआ भी ये था कि वहाँ से और लोगों को भगाया जा रहा था, जो और स्टेट्स के लोग थे वहाँ पे उनको भगाया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं देश को तोड़ने वाले और भाईचारगी को ख़त्म करने वाली चीज़ें वो करते रहते हैं। अब जिस तरह उन्होंने बोला कि हमें सत्ता में आने दीजिए, हमारे हाथ में सत्ता दे दीजिए तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन उनके एक भी एमएलए जीत के कभी कभी नहीं आते हैं, या एक दो जीत करके आते हैं एमएनएस के, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के। वो एक दो एमएलए से अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो फिर जाहिर है वो कुछ भी कर सकते हैं जी। लेकिन इस तरह से जब वो बयान दे रहे हैं तो बीजेपी को खुद उनसे कहीं ना कहीं बीजेपी भी उनसे किनारा करना चाह रही है। क्योंकि वो जब आप वहाँ पे आपके साथ अजीत पवार हैं, वहाँ पे आपके साथ एकनाथ शिंदे हैं, वो आपके साथ हैं वहाँ पे इस वक्त, तो ये दोनों इस तरह के बयानात नहीं देते हैं। अब जिस तरह से नवाब मलिक को टिकट दिया गया है, उनकी बेटी को टिकट दिया गया है, देवेंद्र फडणवीस ने खुद ही ये बोला कि अजीत दादा ने गलती की है। लेकिन वहीं कल नवाब मलिक ने भी ये बात बोली कि हमारे खिलाफ बीजेपी भी है, हमारे खिलाफ शिंदे गुट भी है। उन्होंने ये बोला कि हमारे खिलाफ जो है वहाँ की दो गठबंधन है, एमवीए और महायुति, दोनों हमारे खिलाफ हैं, फिर भी हम चुनाव प्रचार कर रहे हैं और लड़ रहे हैं और हम जीतेंगे। तो कहीं ना कहीं वहाँ की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो वहाँ के लिए अभी ठीक नहीं है। और वहाँ की आवाम जो है वो किसको चुनेगी, क्योंकि वहाँ पे असली और नकली की लड़ाई चल रही है। जिस तरह हम बोलते रहते हैं कि वहाँ पे शिवसेना और एनसीपी की असली नकली वाली लड़ाइयाँ चल रही हैं। और जिस तरह अभी शरद पवार ने बोला था कि हम जो हैं अब संन्यास लेना चाहते हैं, नए लोगों को मौका देंगे, तो शायद वो भी सिंपैथी उनको मिलेगी और सिंपैथी वोट लेकर के वो आगे आ जाएंगे। लेकिन अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो जो गेंद है वो अभी एमवीए के पाले में नज़र आ रही है। क्योंकि प्री पोल सर्वे जो आया था उसमें एमवीए को 157 से ज़्यादा सीटें मिलती दिख रही थी, वहीं जो ये वाली है महायुति, इसको कम सीटें मिलती नज़र आ रही थी जी। कम सीटें, आपने कम सीटें और ज़्यादा सीटों की बात की है यासिर, लेकिन हमने झारखंड में हमने हरियाणा में भी ऐसे देखा था कि कांग्रेस को ज़्यादातर सीटें देखने को मिल रही थी, कांग्रेस की ज़्यादा सीटें आ रही हैं। और वहीं पर एनडीए की बात करें, भाजपा की बात करें, भाजपा कहीं ना कहीं खिसकती नज़र आ रही थी। लेकिन आखिर में जो रिजल्ट सामने आए थे यासिर, वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले थे कि किस तरह से भाजपा ने वहाँ पर जीत हासिल की। और वहीं पर देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा हाल देखा जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में जो जिस वक्त जो माहौल चल रहा है एकदम अपोजिट है, क्योंकि वहाँ पर जो गठबंधन की सरकारें हैं, चाहे महायुति हो या एमवीओ हो, कहीं ना कहीं उसमें आपसी कलह देखने को मिल रही। लेकिन जिस तरह से जो झारखंड में उनको हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस को, तो वहाँ पर कांग्रेस कहीं ना कहीं उसको साधने की कोशिश कर रही है। उनका हरियाणा में तो महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से प्रण लिया है कि जिस तरह से हमारी हरियाणा में हार हुई थी, लेकिन हम वहीं पर ऐसी गलती नहीं करेंगे। जो महायुति के जो नेता हैं, जो भाजपा के गठबंधन में हैं, वो भी इस तरह से बयान दे रहे हैं। रामदास अठावले हैं, वो कहीं ना कहीं पहले भाजपा के समर्थन में सारी बातें कहते थे, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं अपोजिट नजर आ रहे हैं। उनको सीटें नहीं मिली, उनको सीट चाहिए थी, उनको सीटें नहीं मिली, तो ये कहीं ना कहीं अपना गुस्सा भी जाहिर करना होता है कि भाई हम भी एक पार्टी चलाते हैं, हमारी भी एक पार्टी और हम एनडीए में केंद्र सरकार में आपके साथ हैं,
लेकिन आप स्टेट में जब इलेक्शन होता है तो हमें ऐसा साइड में छोड़ देंगे, तो ये सही नहीं। अब हर कोई संजय निषाद की तरह नहीं होता है ना। जी जी बिल्कुल, आपने सही बोला, हर कोई संजय निषाद की तरह नहीं होता है। लेकिन वहाँ पर जो एनडीए की जो गठबंधन की सरकार चल रही है, वो शरद पवार हैं, उसमें कांग्रेस है और बाकी भी जो पार्टियां हैं, छोटी मोटी पार्टियां हैं, वो मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन वहाँ पर जो उद्धव ठाकरे हैं वो अपना कहीं ना कहीं फेस दिखाना चाहते हैं कि मैं सीएम पद के लिए एक अच्छा चेहरा बन सकता हूं। और वहाँ पर उनके जो समर्थित नेता हैं, चाहे यूवीटी के जो सांसद है संजय राउत, उन्होंने साफ साफ खुलकर कहा कि उद्धव ठाकरे ही अगले सीएम होंगे। तो वहीं पर अगर बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में इस वक्त माहौल बहुत ही ऐसा चल रहा है कि देखने वाली चीज़ होगी कि हवा वहाँ पर अभी एनडीए की चल रही है। लेकिन आखिरी जो रिजल्ट आते हैं उसमें किसकी हार होगी किसकी जीत होगी वो आने वाला वक्त ही बताएगा। जिस तरह से जनता का समर्थन वहाँ पर एनडीए को मिल रहा है, वहीं पर हमने हरियाणा में भी देखा था। लेकिन जिस तरह से अभी कांग्रेस जो है सोच समझकर कदम उठा रही है, तो हो सकता है कि महाराष्ट्र में उनको कहीं ना कहीं एक अच्छा फ़ायदा हो जाए और जीत हासिल हो जाए। लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि जीत आखिर किसकी होगी। तो जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें। और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।